हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम हस्तलिखित नोट्स जीव विज्ञान में पिछले क्लास में हमने यहाँ संधिया तक छोड़ दिया था। यहाँ पर आज हम संधिया अथवा जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कंकाल तंत्र के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये TRE 4.0 के क्लास 1 से लेके 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो आज हम संधियां अथवा जोड़ के बारे में जानेंगे। ये वो संरचना है जिसके द्वारा अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संधिया अथवा जोड़ या ज्वाइंट क्या होता है? ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसमें अस्थियां जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। एक अचल अथवा रेशेदार संधि, दूसरा है अल्प चल संधि, तीसरा है पूर्ण रूपेण चल संधि। 3 प्रकार के संधियां पाई जाती हैं, अचल रेशेदार संधियां और अल्प चल संधि और पूर्ण रूपेण संधि। अचल रेशेदार संधि क्या है? अचल रेशेदार संधि वे संधियां जिनमें चलन नहीं होता है, वही संधियां जिनमें चलन नहीं होता है उसे हम अचल या रेशेदार संधियां कहते हैं। जैसे कि दांत तथा जबड़ों की बीच की संधि जो होती है, खोपड़ी की संधि या सूचर संधि कहते हैं। खोपड़ी की संधि या सूचर संधि कहा जाता है। तो अचल अथवा रेशेदार संधियां कौन सी होती हैं? ऐसी संधियां होती हैं या ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिनमें चलन नहीं होता है ना। जैसे कि दांत हो गया, दांत तथा जबड़ों के बीच में संधि जो हो पाई जाती है उसे हम अचल अथवा रेशेदार संधि कहते हैं। अल्प चल संधि, इन संधियों में कुछ हद तक चलन पाया जाता है। जैसे कि पसलियों की संधियां, रीढ़ की हड्डियों की संधियां जो होती हैं, इसमें से क्या होता है, इसमें अल्प संधि पाई जाती है जो थोड़ा बहुत चलती हैं, डोलती हैं। ऐसी संधियों को हम अल्प चल संधि कहते हैं। तीसरा आता है पूर्ण रूपेण संधि। इसके 5 भाग होते हैं। पूर्ण रूपेण के 5 भाग, जैसे कि कंदुक खलिका होती है ना, कंदुक खलिका जैसे कि बाल एंड सॉकेट, जैसे कि कंधा और कमर की जॉइंट हुए। सैंडल्स हुए, सैंडल की खूंटीदार, जैसे गर्दन की संधि हुई, गर्दन की संधि भी। कब्जा हुआ, जैसे कोहनी की संधि, कब्जा है ना। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं पूर्ण रूपेण संधि के अंतर्गत। घुटनों की संधि हुआ, और विसर्पी संधि के अंदर जैसे कार्पल्स, टार्सल्स, कैल्विकल और स्केपुला स्टर्म जो होते हैं, ये जो संधि होती है ये है पूर्ण रूपेण संधियां पाई जाती हैं। सैंडल संधि, कंदुक जो होता है, कंदुक खलिका एक का छोटा रूप होता है, ये अंगूठे की संधि होती है। अंगूठे की संधि, कंदुक खलिका का छोटा रूप होता है, ये अंगूठे की संधि कहलाती है। रोग अथवा बीमारियां, अब हम यहाँ से डिसीज़ पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1.5 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को पहले से लिख करके आपको दिखाया जा रहा है और पढ़ाया भी जा रहा है, जिससे कि आपका भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें। तो रोग और बीमारियों के बारे में जानेंगे कि वह स्थिति जिनमें कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कर पाने में असमर्थ होता है, बीमारी अथवा रोग की स्थिति कहलाती है। वह स्थिति जिनमें कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कर पाने में असमर्थ होता है, बीमारी अथवा रोग की स्थिति कहलाती है। रोग के प्रकार, रोग जो होते हैं जन्मजात रोग होते हैं, या हम उसे अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। उपार्जित रोग है ना, रोग 2 प्रकार का, एक जन्मजात रोग होता है, दूसरा है उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग क्या है? ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं, जन्मजात या अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं वे जन्मजात या अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम और
सिकल सेल्स एनीमिया, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये जन्मजात होती हैं। ऐसे रोग जो माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होते रहते हैं या होते हैं, जन्मजात या आनुवांशिक रोग कहलाता है, जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, ऐसे ये हैं। फिर है सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये जन्मजात आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है। उपार्जित रोग क्या है? ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। उपार्जित रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग के अंतर्गत जैसे कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग आता है। तो उपार्जित रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, वो उपार्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार का होता है, एक है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वैसे रोग या ऐसे रोग जो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि सर्दी जुखाम, तपेदिक क्षय रोग, चेचक हुआ, ये सब संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। असंक्रामक रोग यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, काला जार हुआ, ये असंक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग कहलाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से नहीं फैलता है। इसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, काला ज्वार आता है। उपार्जित रोग के क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। उपार्जित रोग जो है ये विषाणुओं के कारण होता है, जीवाणुओं के कारण, प्रोटोजोआ के कारण और कवक के कारण होता है। ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। कौन? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक के कारण उपार्जित रोग के कारक हैं। रोग फैलाने वाले एजेंट या सूक्ष्म जीव को पैथोजन कहा जाता है। रोग फैलाने वाले एजेंट सूक्ष्म जीव को पैथोजन भी कहते हैं। अब हम जानेंगे विषाणुओं के बारे में। विषाणु क्या है और यह विषाणु से होने वाले रोग, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है कि ये किससे फैलता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ से, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और जो पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो विषाणुओं से होने वाले रोग कौन से आते हैं? तो विषाणु जो होते हैं, विषाणु सजीव अथवा निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी होती है। विषाणु सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने की कड़ी होती है। विषाणु के खोजकर्ता तो थे, खोजकर्ता किसे कहते हैं? विषाणु के जो खोजकर्ता हैं वो हैं इवानोवेस्की थे। सबसे पहला खोजा गया विषाणु TMV अर्थात टोबैको मौजिक विषाणु था। विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ जो है DNA और RNA होता है। तो विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ DNA, RNA है, और विषाणुओं से होने वाले रोगों में प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। विषाणुओं से होने वाले रोग, जैसे कि अब यहाँ पे सबसे पहले ये हम जानेंगे कि विषाणुओं के खोजकर्ता कौन थे? तो इवानोवेस्की थे। इनका सबसे पहले खोजा गया था विषाणु, कौन सा विषाणु था जो सबसे पहले खोजा गया? तो TMV था, टोबैको मौजिक विषाणु। और विषाणुओं का वांशिक पदार्थ हो ये DNA और RNA होता है। विषाणुओं से होने वाले रोगों में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। विषाणुओं से होने वाले रोग, जैसे इसका ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइये का मतलब होता है पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइये छोड़ गई। तो रेखा का R से होगा रेबीज, या हम इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रे से रेबीज हुआ, खा से खसरा होता है, वही हा से हर्पीस, और में से मेनिनजाइटिस, या इसे हम मस्तिष्क ज्वर भी होता है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क ज्वर, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा, कर के कोरोना, और पो से पोलियो, ए से एड्स, चा से चेचा, छो से छोटी माता, डा से डेंगू और ज्वार, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी
तोड़ बुखार, डेंगू, गा से गलसुआ या कनपेड़ और ई से इन्फ्लुएंजा या फ्लू रोग। तो ये सब विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। विषाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई, अर्थात क्या है? आर से रेबीज अथवा हाइड्रोफोबिया, खा से खसरा, हा से हर्पीस, मा से मेनिनजाइटिस या मस्तिष्क ज्वार, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रोकोमा, का से कोरोना, पो से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक और छो से छोटी माता डेंगू, टा से डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, गा से गलसुआ या कनपड़े और ई से इन्फ्लुएंजा या फ्लू। ये जो हैं ये विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो भी है, ज़रूर इसे इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। जीवाणुओं से होने वाला अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? तो जिसके जो बैक्टीरिया की खोज किया था ये लोवेनहॉक के द्वारा किया गया था। इसका जो ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है सीगो, पंडित का टिक न्यू है सीगो। जैसे पा से प्लेग या काली मौत होता है, पा से प्लेग अथवा काली मौत, पा से प्लेग या काली मौत हुआ था, मतलब कि इससे होती है। पंडित से पी से पा से क्या होगा? प्लेग अथवा काली मौत। डी से डिप्थीरिया, ता से जो होता है तपेदिक क्षय रोग या टीबी होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक क्षय रोग। का से काली खांसी अथवा परट्यूसिस क्या होता है? का से काली खांसी या परट्यूसिस होता है। टी से टिटनेस होता है, का से कुष्ठ या कोट होता है, इसे हम हैंसेन का रोग भी कहते हैं। न्यू से निमोनिया, हा से हैजा अथवा कालरा, सी से सिफिलिस या सुजाक, गो से गुनेरिया, सी से सिफिलिस, है से हैजा, न्यू से निमोनिया, का से क्रूस, टी से टिटनेस, का से काली खांसी, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सब किससे होते हैं? ये जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम हैं। वैसे प्रोटोजोवा की जो खोज किया था ये भी लोवेनहॉक के द्वारा किया गया था। इसके याद करने के या इससे होने वाले रोग हैं, पापा काम पे फ्री होते हैं। तो पापा का पायरिया, पापा पायरिया, का से काला ज्वार, मा से मलेरिया, पे से पेचिस अथवा अतिसौर, फा से फाइलेरिया, सोते हैं अर्थात निद्रा रोग, ये प्रोटोजोवा से होने वाले रोग हैं। ऐसे कवक से होने वाले रोगों के नाम, जैसे कि इसके जो खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता राममुसेन थे। कौन? राममुसेन जो थे कवक की खोज किया था। इसका जो ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापान और दामाद से दाद और दमा, खाए मतलब खाज अथवा खुजली, फ्रूट से एथलीट फ्रूट जो होता है, ये कवक से होने वाले रोग हैं। अब विषाणु जनित रोग जो विषाणुओं से होते हैं, जैसे कि चेचक के अंतर्गत। अब विषाणु जनित रोग एक एक करके जीवाणुओं और विषाणुओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विषाणु जनित रोग क्या हैं? अब यहाँ पर हम एक विषाणु जनित रोगों के बारे में एक के बारे में पढ़ेंगे जो विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो विषाणु से होने वाले रोगों में जैसे चेचक आता है, इसके जो विषाणु हैं, कौन सा विषाणु है? तो वेरिसिला जोस्टर नामक विषाणुओं से होने वाला ये चेचक रोग हो जाता है। कौन से विषाणु से? तो वेरिसेला जोस्टर। फैलाव होता है संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से तथा उसके कपड़ों के द्वारा फैलता है। मतलब इसका चेचक का फैलाव कैसे होता है? जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके सीधे संपर्क से या उसके कपड़ों के द्वारा फैलता है। संपूर्ण शरीर इसमें प्रभावित हो जाता है, पूरा शरीर इसमें प्रभावित होता है। इसके लक्षण जो हैं, सरदर्द, बुखार आना, त्वचा पर लाल दाने का बनना, ये जो हैं ये चेचक के लक्षण हैं। कौन से? सरदर्द होना और बुखार आना, त्वचा पर लाल दाने का बनना, ये भी क्या है? चेचक के कारण ही होता है। रोकथाम एवं इलाज जो होता है, ये कैलामाइन मलहम का उपयोग, इसके रोकथाम के लिए कैलामाइन मलहम का उपयोग, टीकाकरण, संक्रमित व्यक्ति को अकेला रखना चाहिए।
टीके के खोजकर्ता जो थे ये एडवर्ड जेनर थे। तो चेचक के टीके की खोजकर्ता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इसके रोकथाम और इलाज के लिए कैलामाइन मलहम का उपयोग टीकाकरण संक्रमित व्यक्ति को अकेला रखना चाहिए। और चेचक के लक्षण क्या हैं? चेचक के जो लक्षण हैं, सिर दर्द होना, बुखार आना, त्वचा पर लाल दाने का बनना ये चेचक के लक्षण हैं। और चेचक के जो विषाणुओं में आता है, वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु से चेचक रोग हो जाता है और इसका फैलाव संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से तथा उसके कपड़ों के द्वारा ये रोग फैल जाता है। डेंगू, ज्वार अथवा हड्डी तोड़ बुखार जो है ये भी विषाणुओं से होने वाला रोग है। तो ये विषाणु जो होगा इसमें अरबो वायरस नामक विषाणुओं से ये डेंगू, ज्वार अथवा हड्डी तोड़ बुखार हो जाता है। इसका जो फैलाव होता है ये मादा एंडीस मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एंडीस मच्छर के काटने से फैलता है। इसका प्रभावित अंग है फेफड़े, यकृत और हृदय जो हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं। किससे? डेंगू ज्वर से। लक्षण है बुखार का आना, सर दर्द होना, पेशियों तथा जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट की संख्या में कमी आना, नाक से रक्त का स्राव होना, ये डेंगू के लक्षण हैं। इसका रोकथाम और इलाज ये है कि मच्छरों के प्रति रोकथाम पीसीएम दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। पैरासीटामोल दवाओं का उपयोग करने से हम डेंगू की रोक सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें कि डेंगू अथवा हड्डी तोड़ बुखार के विषाणुओं का नाम अरबो वायरस होता है। इसका जो फैलाव है मादा एंडीस मच्छर के काटने से फैलता है। प्रभावित अंग जो होते हैं फेफड़े, यकृत, हृदय से ये प्रभावित अंग है। इसका जो लक्षण है बुखार, सर दर्द होना, पेशियाँ तथा जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स की कमी, नाक से रक्त का स्राव होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। रोकथाम तथा इलाज जो है मच्छरों के प्रति रोकथाम पीसीएम दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। खसरा भी विषाणुओं से होने वाला ही रोग है। इसके अंतर्गत जैसे खसरा विषाणुओं से होता है और किस विषाणु से होता है तो रुबेला या मैक्सो मोबेलिस नामक विषाणु से फैलता है। फैलाव कैसे? हवा के द्वारा खसरा फैल जाता है। प्रभावित अंगों में यकृत हुआ, प्लीहा, तिल्ली ये इसके प्रभावित अंग हैं। लक्षण है बुखार आना, उल्टी होना, सर्दी लगना, सिर दर्द का होना, ये खसरा होने का लक्षण है। रोकथाम तथा इलाज जो है ये गामा ग्लोस्थुलिन के टीके के द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है। टीके की जो खोज है जॉन एंडर्स के द्वारा किया गया था। रेबीज या हाइड्रोफोबिया भी विषाणुओं से होने वाला रोग है और उनके विषाणुओं का नाम है रैब्डोवायरस। ये रेबीज के विषाणुओं का नाम है जिसका फैलाव होता है पागल कुत्तों के काटने से रेबीज नामक रोग फैल जाता है। प्रभावित अंगों में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज प्रभावित होता है जिसका लक्षण होता है सर दर्द होना, तेज बुखार, अत्यधिक लार का उत्पन्न होना, भोजन को निगलने में परेशानी, बेचैनी, आवाज़ में परिवर्तन होना, यह इसके प्रमुख लक्षण हैं। रोकथाम तथा इलाज में रेबीज रोधी टीका के द्वारा होता है। रेबीज टीका की खोज जो है ये लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। लुई पाश्चर ने रेबीज टीके का खोज किया था। तो रेबीज विषाणुओं से होता है और विषाणुओं का नाम जो है रैब्डोवायरस। फैलाव है ये पागल कुत्तों के काटने से ये फैलता है। प्रभावित अंगों में मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज आता है। वही अगर लक्षण की बात करें तो सर दर्द, तेज बुखार, अत्यधिक लार का उत्पन्न होना, भोजन को निगलने में परेशानी, बेचैनी, आवाज़ में परिवर्तन होना, ये रेबीज नामक रोग के लक्षण हैं। रोकथाम तथा इलाज में रेबीज रोधी टीके के द्वारा इसको रोका जा सकता है। रेबीज के जो टीका की खोज किया गया था ये लुई पाश्चर ने किया था। पोलियो भी विषाणुओं से होने वाला रोग है और जिसके विषाणुओं का नाम है एंटोवायरस। फैलाव होता है दूषित भोजन तथा जल के कारण होता है। दूषित भोजन और दूषित जल के कारण ही होता है।
प्रभावित अंग में आता है मेरुरज्जु प्रभावित हो जाता है, जिसके लक्षण हो शुरुआती स्तर पर सर दर्द होना और बुखार तथा बाद में लकवा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये है पोलियो के लक्षण हैं। रोकथाम तथा इसका इलाज के लिए पोलियो रोधी टीके के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो पोलियो के खोज जो है टीके की जो खोजकर्ता थे, ये जोनस साल्क के द्वारा इस टीके की खोज किया गया था। पोलियो के मुख द्वारा दिए जाने वाले टीके के खोजकर्ता जो थे, ये अल्बर्ट सेबिन थे। मुख के द्वारा पोलियो के मुख द्वारा दिए जाने वाले टीके की जो खोज की थी, ये अल्बर्ट सेबिन के द्वारा किया गया था। एड्स, जिसका फुल नाम होता है, एड्स जो है इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स होता है, जिसके ये विषाणु से फैलता है। HIV किस विषाणु से होता है, तो HIV नामक विषाणु से होता है। इसको हम रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। इसका जो फैलाव होता है संक्रमित रक्त से होता है, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके खून से होता है, तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा भी ये फैलाव एड्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसके लक्षण होते हैं बुखार का आना और कारणों का स्पष्ट नहीं। बुखार का आना कुछ कारणों का स्पष्ट नहीं है। शरीर के भार में तेज़ी से कमी होना भी ये एड्स के लक्षण हैं। इसका रोकथाम और इलाज जो है संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम, संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम करना, एड्स के परीक्षण करना। एड्स के परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, तो एल्जा परीक्षण और PCR टेस्ट और RIP टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा यह एड्स के परीक्षण होते हैं। कौन कौन से? एल्जा परीक्षण होता है, PCR टेस्ट और RIP टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है, वेस्टर्न ब्लॉट, ये इसके एड्स के परीक्षण हैं। हेपेटाइटिस ये जो होता है, ये भी विषाणुओं से होने वाला रोग है, जिसका नाम है HAV। हेपेटाइटिस ए जो है विषाणुओं से होने वाला रोग, जो विषाणुओं का जो नाम है HAV है। इसका उपनाम जो होता है, इसको हम पीलिया के नाम से भी हेपेटाइटिस ए को जानते हैं। इसका जो फैलाव होता है दूषित भोजन और जल से होता है। दूषित भोजन खाने से और दूषित जल को पीने से ये पीलिया नामक रोग हो जाता है। प्रभावित अंग होते हैं यकृत, इसके अंग प्रभावित होते हैं, यकृत प्रभावित हो जाता है। लक्षण में बुखार आना, उल्टी, बेचैनी होना, पीलिया इत्यादि होते हैं। रोकथाम तथा इलाज के लिए टीके के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। इसका परीक्षण के लिए हम HAV एंटीबॉडी परीक्षण करते हैं। HAV एंटीबॉडी परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी भी विषाणुओं से होने वाला रोग है, जो और उस विषाणुओं का नाम है HBV। हेपेटाइटिस बी भी विषाणुओं से ही होता है, और विषाणुओं का नाम किस विषाणु से, तो HBV से होता है। फैलाव है ये संक्रमित रक्त के द्वारा फैलता है। प्रभावित अंगों में यकृत अथवा लीवर जो होते हैं, यकृत जो लीवर है, ये इसके प्रभावित अंग हैं। प्रभावित अंग होते हैं जैसे यकृत, ये प्रभावित अंग है। इसके लक्षण जो हैं आँखों तथा त्वचा का पीलापन होना, रक्त वाहिकाओं में सूजन होना। रक्त तथा त्वचा का पीलापन, रक्त वाहिकाओं में सूजन होना, यह इसके लक्षण हैं। इसके जो रोकथाम और इसका जो इलाज है HBV के टीके के द्वारा इसकी रोकथाम किया जा सकता है। परीक्षण है HBV एंटीबॉडी परीक्षण किया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी भी विषाणुओं से होता, जिसके विषाणुओं का नाम HBV है। क्या नाम है? HBV, और इसका फैलाव संक्रमित रक्त के द्वारा होता है। इसके प्रभावित अंगों में क्या आता है? यकृत प्रभावित अंग है। लक्षण हैं आँखों तथा त्वचा का पीलापन,
रक्त वाहिकाओं में सूजन होना। रोकथाम तथा इलाज में एचबीवी के टीके के द्वारा इसकी रोकथाम किया जा सकता है। हम परीक्षण भी कर सकते हैं, एचबीवी एंटीबॉडी परीक्षण भी किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी जो है ये भी विषाणुओं से होने वाला रोग है और इसका जो फैलाव है संक्रमित रक्त तथा लैंगिक संबंधों के द्वारा हेपेटाइटिस सी नामक रोग हो जाता है। प्रभावित अंगों में यकृत प्रभावित अंग है। इसके लक्षण है बुखार आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, शरीर के भार में कमी आना। ये हेपेटाइटिस सी ये विषाणुओं से होने वाला रोग है। रोकथाम तथा इलाज के लिए इसके संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम कोई इलाज नहीं है। मतलब संक्रमित रक्त के प्रति रोकथाम का कोई इलाज नहीं है। हम इसका परीक्षण एचसीवी के द्वारा कर सकते हैं। इबोला क्या है? ये भी विषाणुओं से होने वाला रोग है। जो और कौन से विषाणुओं से होने वाला रोग है? तो ये फिलोवायरस जो है ये फिलोवायरस नामक विषाणुओं से होता है इबोला। इसका जो फैलाव है संक्रमित रक्ती तथा शारीरिक द्रव्य के द्वारा इबोला नामक बीमारी होती है जो विषाणुओं से फैलता है। प्रभावित अंगों में यकृत हुआ, फेफड़े हुआ और वृक्क अथवा किडनी हुआ, ये इसके प्रभावित अंग हैं। लक्षण की बात किया जाएगा तो बुखार, सर दर्द होना और मांसपेशियों में दर्द होना, रक्तस्राव होना और ये इसके लक्षण हैं। वही रोकथाम और इलाज के लिए हम रोगी व्यक्ति के संपर्क से बचाव जायरे वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो वही इबोला के इलाज के लिए हम विषाणु जो होते हैं इबोला नामक बीमारी जो है ये विषाणुओं से फैलता है। जो विषाणु नाम है उसका फिलोवायरस, जो फैलाव है संक्रमित रक्ती और शारीरिक द्रव्य के द्वारा हो जाता है। प्रभावित अंगों में यकृत, फेफड़े और वृक्क आते हैं। लक्षण है बुखार, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, रक्तस्राव। रोकथाम इलाज रोगी व्यक्ति के संपर्क से बचाव जायरे वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। बर्ड फ्लू भी विषाणुओं से होने वाला रोग है और विषाणुओं का नाम है इन्फ्लुएंजा विषाणु जिसे हम H5N1 कहते हैं। फैलाव है इसका मुर्गे तथा बतखों आदि के अंडों अथवा अध पके मांस के द्वारा बर्ड फ्लू नामक बीमारी हो जाता है और यह विषाणुओं से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु से फैलता है। इसमें प्रभावित अंग है यकृत प्रभावित अंग है। इसका जो लक्षण है पेशियों में खिंचाव आना, आँखों में सूजन, आँखों में संक्रमण देखने को मिलता है। खांसी का आना भी ये आम बात है। रोकथाम तथा इलाज के लिए हम ATD के टीके के द्वारा हम इसकी बर्ड फ्लू बीमारी को रोक सकते हैं ATD के टीके के द्वारा। इसका जो परीक्षण है एवियन फ्लू टेस्ट के द्वारा किया जाता है। एवियन फ्लू टेस्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू भी विषाणुओं से होने वाला एक रोग है और ये किस विषाणु से होता है? तो इन्फ्लुएंजा विषाणु H1N1 से होता है। स्वाइन फ्लू जो विषाणुओं से होने वाला रोग है और उस विषाणुओं का नाम है इन्फ्लुएंजा विषाणु जो H1 और N1 नामक विषाणु से फैलता है। इसका जो फैलाव है ये सुअरों के द्वारा खांसने तथा छींकने के द्वारा होता है। प्रभावित अंगों में श्वसन नली प्रभावित होती है स्वाइन फ्लू में। लक्षण है खांसी आना, बुखार, पूरे शरीर में दर्द होना, ये स्वाइन फ्लू के उदाहरण हैं। रोकथाम तथा इलाज के लिए टीकाकरण के द्वारा इसकी रोकथाम किया जा सकता है। परीक्षण है चेस्ट एक्सरे CBC नामक टेस्ट से भी हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। जीवाणु जनित रोग ये हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, क्योंकि यह जो हम रोग पढ़ रहे हैं डिसीजेस ये बहुत इम्पॉर्टेंस है TRE 1.5 के लिए। तो आप इस वीडियो को इस टॉपिक्स को बार बार देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें याद हो सकता है। इसीलिए क्योंकि आप इस चीज़ को पहली बार अगर पढ़े होंगे तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वही चीज़ आप बार बार देखेंगे समझेंगे तो आपके दिमाग में हो आएगा और अगर इससे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अवश्य कर ले जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपना सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि
क्या अपना सुझाव ज़रूर दें, जिससे कि हम अगला वीडियो उसी के आधार पे बनाने की कोशिश करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का भी प्रयास करें। चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नई क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहें सारी वीडियो का, सारी क्लासों का। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।